So hello ninth class. So today we are going to start with day 30 of your physics class. So today is very important day क्योंकि काफ़ी easy चीज़ें हैं पर काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आप daily life में sound से related करते हो. So we'll be discussing that part. I just hope आप लोगों को आज का lecture काफ़ी interesting लगेगा. ठीक है? So let's start with it. Okay, so 9th class, the factors on which speed of sound does not depend, जिसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, तो मैंने लिखा है PAW, पॉ. पंजा बता ना, पंजा बोलते पॉ, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. P stands for pressure here, A stands for amplitude and W stands for wavelength. ठीक है, तो देखोगे अब सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेशर की. ठीक है, प्रेशर के केस में क्या होता है ना राजे, अगर प्रेशर ज्यादा है तो डेंसिटी भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज कर जाती है और ओवरऑल वेलोसिटी सेम रहती है. कैसे रहती है देखते हैं. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन रो. ठीक है, तो देखा ये गया है कि अगर प्रेशर इंक्रीज करता है, P इंक्रीज करता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये पेपर है, सपोज करो मैं इसके ऊपर अगर प्रेशर लगा रही हूँ तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास भी तो आ रहे हैं ना, जिसकी वजह से ओवरऑल डेंसिटी इंक्रीज कर रही है. तो वैसे वेलोसिटी के केस में जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो ओवरऑल डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले प्रेशर 1 था तो डेंसिटी भी 1 थी. अगर प्रेशर 2 होता है तो डेंसिटी भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर जाती है और ओवरऑल जो चेंज होता है वो होता ही नहीं. अगर प्रेशर 1 से 10 पहुंच गया तो डेंसिटी भी 1 से 10 पहुंच जाती है, कैंसिल होके फिर से वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. तो दोनों चीजें इक्वली वेरी करती हैं. अगर तो ये कांस्टेंट रहता है तो रो पे कोई फर्क आता ही नहीं है, जो हमने पढ़ा था फैक्टर्स के अंदर जिस पे वो डिपेंडेंसी शो करते हैं. बट अगर प्रेशर में वेरिएशन आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग डेंसिटी में भी वेरिएशन आता है. ठीक है, P कांस्टेंट है तो डेंसिटी में कोई वेरिएशन के बारे में आप बात नहीं कर रहे. अगर आप उस केस के अंदर P कांस्टेंट है तो आप डेंसिटी के जो वेरिएशन है वो आप चेक कर सकते हो मीडियम में बाय चेंजिंग इट्स डेंसिटी. बट अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हो, डेंसिटी चेंज नहीं कर रहे, तो डेंसिटी अपने आप चेंज हो जाती है. इतनी स्मार्ट है. ठीक है, मतलब क्या है कहने का, अगर P कांस्टेंट है तो डेंसिटी चेंज होती है, तब तो आप चेंज कर ही सकते हो, तब तो आप खुद चेंज करोगे. यहाँ पे आप इंटेंशनली चेंज करोगे खुद से या मीडियम में कोई सर्कमस्टांसेस बन गए, नेचर ने ऐसे सर्कमस्टांसेस कर दिए कि प्रेशर सेम है पर डेंसिटी इंक्रीज कर गई. पर अगर आप P चेंज करते हो तो डेंसिटी अपने आप चेंज होती है. समझ गए, P कांस्टेंट पे रो को चेंज करना पड़ सकता है, ये सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि वो चेंज हो जाती है. पर अगर P चेंज हो रहा है तो डेंसिटी पक्का चेंज होगी और इस तरीके से चेंज होगी कि दोनों कैंसिल होकर वैल्यू पे कोई फर्क नहीं देंगे. ठीक है, समझ गए मेरी बात जो मैंने बोली. सो बेसिकली V कांस्टेंट रहता है. अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर पे स्पीड ऑफ साउंड का कोई फर्क ही नहीं होता. अगर प्रेशर चेंज होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग रो भी चेंज होता है, दोनों चीजें चेंज हो जाती हैं और स्पीड सेम रहती है. ठीक है, पहले हमने फैक्टर्स जिन पे डिपेंडेंसी की थी तब मैंने बोला था P कांस्टेंट रहेगा. उस केस में रो को आपको खुद चेंज करना पड़ सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपने कोई और गैस ली, थोड़ी देर के बाद आपने कोई हैवी गैस ले ली, डेंसिटी इंक्रीज कर दी, या कोई लाइटर गैस ले ली, डेंसिटी डिक्रीज कर दी. तो उस केस में आप इंटेंशनली चेंज करोगे. ठीक है, बट इस वाले केस में अगर आपने P को चेंज किया तो रो अपने आप चेंज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड. तो मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि एम्पलीट्यूड का स्पीड ऑफ साउंड से कोई लेना देना नहीं है. एम्पलीट्यूड का लेना देना है एनर्जी से, पिच से. बेसिकली अगर आप चाहते, अगर मैं तुम्हारे साथ चीख के बात करूं कि 9th क्लास समझ आ रहा है या नहीं, तो उसमें मेरी एम्पलीट्यूड में इंक्रीमेंट है. मैंने जो अपने वोकल कॉर्ड्स में जोर लगाया, जो ज्यादा एनर्जी लगाई, उससे एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ. इसका मतलब ये नहीं है कि चीज फास्ट फॉरवर्ड हो गई. फास्ट फॉरवर्ड समझते हो ना, कि तुम जब चीजों को एकदम से फास्ट फॉरवर्ड करते हो तो वो फटाफट होने लग जाती है और तुम्हें बात भी समझ नहीं आती कि क्या बात बोली है. ऐसा नहीं होता. तुम्हें ज्यादा लेवल पे, ज्यादा
एम्पलीट्यूड की या ज्यादा एनर्जी वाली आवाज सुनाई देगी, पर जल्दी सुनाई नहीं देगी। जल्दी में और ज्यादा में फर्क होता है। जल्दी का मतलब है कि तुम फटाफट फटाफट बोल रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं, ऐसे स्पीड इंक्रीज नहीं होती। जब आप एम्पलीट्यूड ज्यादा की बात करते हो, आपको ज्यादा आवाज सुनाई देती है, द वॉल्यूम ऑफ द साउंड विल बी मोर। ठीक है, सो बेसिकली एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा नहीं होती, एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से लाउडनेस होती है। बेसिकली लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउड होगी आवाज, तेज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें फास्ट फॉरवर्ड आवाज सुनाई देगी। सो बेसिकली एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस को रिप्रेजेंट करता है, इसका स्पीड ऑफ साउंड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लास्ट बचता है वेवलेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को मैंने ये फॉर्मूला करवाया था, v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ, याद है? ठीक है, सो होता क्या है, स्पीड ऑफ साउंड की अगर मैं बात करूं, ये वैल्यू लैम्डा के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्यों डिपेंड नहीं करती, समझेंगे। सपोज करो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू अगर आप अपने बुक्स में देखोगे 333 लेते हैं, कहीं पे 333.8 लेते हैं, कई बार 340 देते हैं, कभी 330 देते हैं। ये नॉर्मल वैल्यूज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं आपको। ठीक है, तो अगर लैम्डा की वैल्यू सपोज करो 33 है और एफ की वैल्यू 10 है, ठीक है, अगर आपका लैम्डा कम हो जाता है, यानी कि वेवलेंथ कम हो जाती है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, पर टोटल इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 330 रहता है। समझना मेरी बात को, एक्चुअल में लैम्डा और एफ मिलके वी बनाते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आपस में इस तरीके से गेम प्ले करते हैं कि एक कम हुआ तो दूसरा ज्यादा हो गया, दूसरा कम हुआ तो पहले वाला ज्यादा हो गया, पर प्रोडक्ट हमेशा सेम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लैम्डा ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, अगर लैम्डा कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, पर स्पीड ऑफ साउंड सेम रहती है। जैसे कि यहाँ पे देखना, मैं तुम्हें एक फिगर बना के बता रही हूँ। सपोज करो ये एक वेव है, यहां तक पहुंची, ठीक है, इसने 2 मीटर्स कवर किए इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, अब इस केस में समझना, इसमें 1 सेकेंड में एक वेव बनी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। पर आप देख रहे हो इसकी वेवलेंथ कितनी ज्यादा है, कितनी बड़ी है। सेकंड के केस में आप देखोगे एक ही सेकंड है और 2 वेव्स बन रही है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2, पर वेवलेंथ देख रहे हो हाफ हो गई। ठीक है, तो इसमें आपकी वेवलेंथ 2 मीटर्स है। अब अगर मैं v बोलूं f इंटू लैम्डा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 इंटू 2 कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इधर देखते हैं v की वैल्यू क्या होगी, f इंटू लैम्डा, f की वैल्यू कितनी होगी, 2, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, अब हाफ ले रहे हो इसका, 2 का हाफ क्या होगा, 1। सो बेसिकली जब लैम्डा ज्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जब लैम्डा कम होता है फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, और दोनों मिलके प्रोडक्ट फिर से क्या देते हैं, सेम। ठीक है, सो बेसिकली लैम्डा और एफ ऐसे वैल्यू प्ले करते हैं कि प्रोडक्ट आपको सेम देते हैं। तो इस रीजन की वजह से पहुंचोगे सेम ही पॉइंट पे, उतने ही टाइम में उतना ही डिस्टेंस आपकी वेव कवर करेगी, पर अगर वेवलेंथ ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है। दिस इज हाउ दे प्ले, स्मार्ट प्ले। सो आज का लेक्चर इज वेरी लाइट वेरी लाइट टॉपिक। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो इट इज अबाउट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास, न्यू वाज इक्वल्स टू, या एफ स्मॉल एफ ले रहे हैं हम, स्मॉल एफ वाज इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल टी, दैट वाज टाइम पीरियड। ठीक है, सो ऐसा नहीं होता है राजे कि हमें हर साउंड या हर वाइब्रेशन सुनाई देती है।
देयर इज अ रेंज फॉर ह्यूमन बींग्स जिसके अंदर उनको सुनाई देता है. देयर इज वन रेंज, ठीक है, दैट इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा रखते हैं और 20,000 हर्ट्ज से कम रखते हैं तो वो आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं. अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की बात करो आपको कुछ समझ नहीं आएगा. 20 हर्ट्ज से कम की बात करो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा. आपको सुनाई देते सिर्फ इतने से इतने के बीच, ठीक है. तो इससे कम वाली 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड को हम कौन सी बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स. कौन सी वेव्स होंगी वो? इंफ्रासोनिक. इंफ्रा, कम वाली, ठीक है. 20,000 से ज्यादा वाली को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स. बट इन दोनों वेव्स के केस में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो सेम है, 330 मीटर पर सेकेंड दोनों के केस में, ठीक है. बट वहीं अगर मैं बात करूं आपके पास सुपरसोनिक वेव्स की, तो उस केस में आपकी फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होती है 20,000 हर्ट्ज से, पर आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी, जो आपकी स्पीड है वेव की, वो भी स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होती है. सो इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है स्पीड ऑफ साउंड का. अगर स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड है तो उसको हम अल्ट्रासोनिक बोल देते हैं. अगर उससे ज्यादा है तो हम उसको सुपरसोनिक वेव्स बोल देते हैं. बट अगर 20 हर्ट्ज से कम है और स्पीड ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकेंड तो उसको हम नाम दे देते हैं इंफ्रासोनिक का, ठीक है. सो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं राइट डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रासोनिक एंड सुपरसोनिक. सो यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है. बात समझ आ गई? ओके. सो अभी आप लोगों के पास मेन है अल्ट्रासोनिक के कुछ क्या बोल सकते हैं यूजेस. अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है. सो लेट्स सी दैट कि हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ आप इसको यूज कर सकते हो, कैसे यूज करते हो. लेट्स सी. सो 9th क्लास, द फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स वो देखते हैं हम लोग कैसा है. सबसे पहला है अल्ट्रासाउंड. आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं टू चेक इफ बेबी इज फाइन और नॉट, इफ बेबी इज फाइन इन यूट्रस और नॉट, ठीक है. सो अल्ट्रासाउंड वेव्स कुछ ऐसी वेव्स हैं जो कि बहुत हार्ड सब्सटेंसेस के थ्रू भी पास कर जाती हैं, ठीक है. सो दैट इज़ द रीज़न जब भी एक बेबी बॉर्न होना होता है तो उस केस के अंदर कॉन्टीन्यूसली जो वेव्स हैं वो पास की जाती हैं थ्रू द बॉडी ऑफ द फीमेल जिसके अंदर बेबी ग्रो कर रहा है, टू चेक इफ बेबी इज़ फाइन और नॉट. सो सबसे पहला यूज़ जो है आपका अल्ट्रासाउंड का, दैट इज़ इन अल्ट्रासाउंड ऑफ बेबीज और ह्यूमन बीइंग इन विच द बेबी इज ग्रोइंग, ठीक है. नेक्स्ट इज सोनार. सोनार की फुल फॉर्म है आपके पास साउंड, एन का नेविगेशन और लास्ट है रेंजिंग, ठीक है. तो सोनार का हम यूज करते हैं साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है. आई जस्ट होप आप सब लोगों ने वो मूवी देखी होगी, ठीक है, गाजी अटैक. देखिए सबने? हैव यू पीपल watch that movie? If you people are free and your parents allow you to watch, then definitely watch it. It will help you to understand how sonar actually works. और आप अमेज हो जाओगे कि how this technology has helped India to get rid of one water war, ठीक है. हमारी एक वाटर वॉर होने वाली थी पाकिस्तान के साथ, जिससे हम लोग बच गए बिकॉज ऑफ दिस ब्रिलियंट साइंटिफिक इन्वेंशन जिसने आपको हेल्प की है, या हमारी नॉर्मल हमारी नेवी को हेल्प की है कि हम इतनी सारी प्रॉब्लम से बच पाते हैं नॉर्मली भी, ठीक है. सो हाउ सोनार वर्क्स वो हम लोग देखते हैं. बेसिकली क्या करते हैं, एक शिप के दो एंड्स के ऊपर, एक साइड के ऊपर हम ट्रांसमीटर लगाते हैं और दूसरे एंड के ऊपर हम रिसीवर लगाते हैं, और ये है हमारा बेड ऑफ सी का बेड है, ठीक है. तो सपोज करो आपको डेप्थ चेक करनी है कि हम यार कौन सी डेप्थ पे हैं इस टाइम के ऊपर, हमें पता नहीं है कि हम कौन सी डेप्थ के ऊपर हैं. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से सिग्नल्स भेजते हैं, अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स. कौन से सिग्नल्स है? अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स हम भेजते हैं.
वो बेड जैसे ही बेड ऑफ सी को रीच करते हैं उसके बाद दे रिफ्लेक्ट बैक एंड दे कम बैक टू रिसीवर. अब ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप की जाती है कि किस तरीके से हमें पता लगे कि कितना डीप है. ये पहले से ही चीज ऑलरेडी मेंटेन की जाती है. कैसे बनाई जाती है? तुम कहोगे कि मैम वहीं जाके रुक गया. ऐसा नहीं होता. दीज वेव्स ट्रैवल, दीज वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड. तुम बोलो कि मैम अगर वापस ना आई तो उसके पीछे रीजंस होंगे जो कि आपके नेवी वालों को पता होते हैं. तो मुझसे क्वेश्चन पूछोगे मैम अगर वो रिसीवर से दूर चली गई तो नहीं जाती, क्योंकि इसी तरीके से उसको मेंटेन किया जाता है. इसी तरीके से उसको भेजा जाता है, एक एंगल पे भेजा जाता है ताकि रिसीवर के पास वापस आए. ठीक है. सो हम क्या करते हैं, अब सपोज करो सिग्नल भेजा और 2 सेकंड के बाद वापस आ रहा है. ठीक है. हम क्या करते हैं, हमें पता लग जाता है 2 सेकंड्स के बाद वापस आया. हमें ये भी पता है कि हमारे इस सिग्नल की स्पीड क्या है, v क्या है. ठीक है. तो हमें v पता है, हमें t पता है, हमें डिस्टेंस निकालना है. क्या हम निकाल सकते हैं? ठीक है. तो हम जो s निकालते हैं वो जाने और आने का मिला के होता है. तो हम उसको डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं. तो हमें एक फाइन आइडिया हो जाता है कि कितने डीप है सी बेड हमारी उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी शिप से. ठीक है. सो हम क्या करेंगे, सुनना फिर से. सिग्नल भेजोगे और सिग्नल वापस आएगा. सपोज करो 2 सेकंड लगे. अब आपने अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स भेजे हैं, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके होते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कि स्पीड ऑफ वेव्स कितनी होगी. जो अल्ट्रासोनिक वेव्स आपने भेजी है उसकी क्या स्पीड होगी इन वाटर, वो हम ऑलरेडी जानते होते हैं. वो हमें ऑलरेडी हम मेजर कर चुके होते हैं. अब स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड हमें पता है, टाइम हमें पता है, हम एस निकाल लेते हैं. ठीक है. अब एस जाने और आने दोनों का मिलकर है, तो हम क्या करते हैं उसको डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं. तो हमें फाइन आइडिया हो जाता है. इट इज नॉट एग्जैक्ट आइडिया. देखो ये टेढ़ी है लाइन, ये और ये अलग है, बट हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल भी यूज करते हैं जो कि आई गेस कुछ बच्चों को नहीं पता जिसके बारे में. तो ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल का हम लोग यूज करके हम ये बता पाते हैं कि कितनी डेप्थ है हमारी इस पर्टिकुलर टाइम पे. ठीक है. सो दिस इज हाउ सोनार वर्क्स. नेक्स्ट है डिफेक्टिव पीसेस ऑफ लार्ज ब्लॉक्स. देखते हैं डिफेक्टिव पीसेस के अंदर कैसे काम करता है. तो ओके. सो कैसे काम करता है, हम क्या करते हैं, हम एक बड़ा सा ब्लॉक लेते हैं. ठीक है. सपोज करो ये इसके अंदर एक डिफेक्ट है. हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे ट्रांसमीटर होगा और यहाँ पे रिसीवर होगा. ठीक है. ट्रांसमीटर सिग्नल्स भेजने शुरू करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स के. जब भेजने शुरू करता है, कितने सिग्नल्स जाते हैं और कितने सिग्नल्स आते हैं उन पे डिपेंडेंसी होती है. अगर तो सारे के सारे सिग्नल्स वापस आ जाते हैं, सपोज करो ये डिफेक्ट ना होता तो आसानी से पास कर जाता, तो आप बोलोगे कि वो जो लार्ज ब्लॉक है, जो आयरन का ब्लॉक आपने लिया है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है. अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट होता है तो वो सिग्नल्स आगे नहीं जा पाते, और जब वो सिग्नल्स आगे नहीं जा पाते, रुक जाते हैं उस पर्टिकुलर एयर गैप के अंदर, तो हम बोलते हैं कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट है. जैसे फॉर एग्जांपल इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बने, उसमें इतने मोटे मोटे सरिये यूज किए हैं, पता नहीं कहाँ पे कितने बड़े बड़े ब्लॉक्स का यूज किया गया है. अगर उनमें डिफेक्ट है वो तो थोड़े टाइम के बाद टूट जाएंगे, है ना. एंड इट इज वेरी अनकाइंड टू ह्यूमन बीइंग. कितना मुश्किल है उन लोगों के लिए जिनकी फैमिलीज का कोई मर जाए, किसी को कुछ हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, आने जाने में, कम्यूट करने में कितनी प्रॉब्लम होती है. सो हम ऑलरेडी डिफेक्टिव पीसेस को चेक कर लेते हैं और उसके बाद उनको हम इंस्टॉल करते हैं. सो अगर सिग्नल्स पूरे मिल जाते हैं रिसीवर एंड पे तो हम बोलते हैं कि डिफेक्ट फ्री है. अगर उसके अंदर किसी तरीके का डिफेक्ट है तो आगे रिसीवर को नहीं मिलता और फिर हम बोल देते हैं कि उसके अंदर डिफेक्टिव पीसेस है. सो अल्ट्रासोनिक वेव्स बड़े बड़े ब्लॉक्स के थ्रू भी पास कर जाती है और हमें ये चीज़ डिटेक्ट करने में हेल्प करती है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो इस चीज़ में हेल्प कर पाती हैं कि हाँ उसके अंदर डिफेक्ट है या नहीं. ठीक है. इसके अलावा एक और फोर्थ इसकी कैटेगरी आती है जिसमें हम बात करते हैं बैट्स की. बैट्स का मतलब चमगादड़ है यहाँ पे. बैट्स का मतलब वो तुम्हारा धोनी वाला बैट नहीं है. ठीक है. सो बैट्स भी इनका यूज करते हैं. बैट्स कैसे यूज करेंगे, बैट्स भी सेम चीज जैसे सोनार है वैसे वाला ही काम करते हैं. सो दे सेंड द सिग्नल्स. जो बैट्स के कॉर्ड्स हैं दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स. जो बैट्स के कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स CORDS, जैसे हमारी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, दे ऑल्सो प्रोड्यूस वाइब्रेशंस with the respective organ they have in their body. So the production of those waves fall in the category of ultrasonic waves. Like they produce more than 20,000 hertz of frequencies in 1 second.
सो दे सेंड दोज वाइब्रेशंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बैट यू हैव हियर. ये बैट जैसे सिग्नल भेजेगी और आगे कोई प्रे है, प्रे का मतलब शिकार, प्रे का मतलब शिकार, PREY, प्रे शिकार. आगे कोई शिकार है तो उसको वहीं से पता लग जाता है कि सिग्नल कितनी दूर तक गया है और उसको इससे आइडिया जाता है कि उसका शिकार उससे कितनी दूर है. सो बैट्स ऑल्सो यूज दिस टेक्निक. दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स, दे सेंड दोज सिग्नल्स. इफ सम प्रे कम्स इन बिटवीन they get to know and then they fly according to it to catch it. ठीक है. So this is how bats get help from ultrasonic waves. फाइन है, पर्टिकुलर बात समझ आई तो मुझे मैंने बताई. सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में, इंफ्रासोनिक वेव्स के बारे में और फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, सो प्लीज रिवाइज ऑल ऑफ देम. ठीक है, आप लोगों का बेनिफिट है उसमें. थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा हिम्मत मारिए, देखिए कैसे उन चीज़ों को रिवाइज करना है और आप लोगों को अच्छा लगेगा पढ़ के, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा. ठीक है, बात समझ में आई. सो 9th क्लास आज का लेक्चर हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं. आई जस्ट होप आप लोगों को समझ आ गया और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन केस है तो आप लोगों को पता है आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. सो विल मीट नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, टेक केयर.